रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे सेनेटर सरफराज भुट्टी की दरख्वास्त ज़मानत। कल 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई थी और साथ ही उनके बेलेबल वारंट जारी कर दिए थे। एडिशनल सेशन जज बलूचिस्तान कोयटा के जज ने वारंट भी जारी किए और साथ उनकी दरख्वास्त ज़मानत भी खारिज हो गई। सेनेटर का जो मैटर है, क्योंकि ये साबका वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, इस वक्त हुक्मरान जमात से ये ताल्लुक़ रखते हैं, वो हुक्मरान जमात जो इस वक्त बलूचिस्तान पर हुकूमत कर रही है। सेनेटर सरफराज भुट्टी के ख़िलाफ़ दो चीज़ें हैं। एक तो वो है जो आपको पुलिस की FIR नज़र आती है और वो बड़ा सिंपल सा केस है और वो एक बच्ची के अगवा का केस है और वो अगवा भी जो अलेज किया जाता है वो यही किया जाता है कि बाप ने अगवा किया है। वो मैं आपको FIR की कहानी भी सुना देता हूँ। साथ आप ये देखें कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत नीचे सेशन कोर्ट से खारिज हुई है, अबूरी ज़मानत, फिर उसके बाद हाई कोर्ट बलूचिस्तान कोयटा से खारिज हुई है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जो इंटरम बेल की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है और जो मेन दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर समाअत को मुलतवी किया है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई इलीगैलिटी तो है कि जिसकी बुनियाद पर सेनेटर सरफराज भुट्टी मुलव्वस हैं, वो मासूम बच्ची के अगवा में मुलव्वस हैं। और ये जो सीनियर सियासतदान हैं जिन्होंने इतना अरसा बलूचिस्तान पर हुक्मरानी की है और ये बलोचों के हकूक़ की बात करते हैं, तो ये कौन से हकूक़ पूरे कर रहे हैं? ये तो अपने लोगों के खुद दुश्मन बने हुए हैं। हमारे अल्लाह माफ़ करे जो सियासतदान हैं, नाम नहाद सो कॉल्ड जो पॉलिटिशियंस हैं, ये बड़े बड़े क्रिमिनल्स से ज़्यादा ये क्रिमिनल्स हैं और इतने बड़े बड़े मुकदमात हैं। और हमारी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ या कोई मुकदमे चल रहे हैं या जो कुछ मुकदमों से अपनी जान छुड़वा चुके हैं। कहीं ना कहीं लोग मुलव्वस हैं। ये हालत है हमारी और ये हम कहते हैं कि ये 62 और 63 के ऊपर पूरा उतरेंगे, ये हमारी रहनुमाई करेंगे, ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारे का सारा जो गोरख धंधा है ये इन जालिम सियासतदानों की वजह से है। अब जो इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन है, मैं आपको FIR की स्टोरी पढ़कर सुना देता हूँ कि ये 10 साल बच्ची है, इसको अगवा करने का केस है सरफराज भुट्टी के ख़िलाफ़। अगवा में साथ ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, जो दरख्वास्त ज़मानत थी, वो 2 रुकनी बेंच था जस्टिस काजी अमीन साहब की सरबराही में। उन्होंने इनकी दरख्वास्त को खारिज किया है और इसके अंदर मौक़िफ़ ये है, जो FIR है, कि 7 दिसंबर 2019 को एक बच्ची है, वो यास्मीन अख्तर नामी एक औरत है, वो ये कहती है कि मेरी नवासी, वो मियाँ बीवी थे, मियाँ बीवी का आपस में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद क्या होता है कि बच्ची अपनी नानी के पास होती है और बाप ने फैमिली कोर्ट में एक दरख्वास्त फाइल की होती है गार्डियन की और साथ बच्ची की मुलाकात का शेड्यूल बन जाता है। नानी यास्मीन अख्तर जो कि मुद्दइया है इस FIR में, वो जाती हैं अपनी बच्ची को लेकर फैमिली अदालत में, जो उसका बाप था उससे मिलवाने के लिए, जो तवक्कुल अली था और बच्ची का नाम मारिया था। तो तवक्कुल अली आते हैं अदालत में और अदालत से बच्ची को छीनते हैं और छीन कर ले जाते हैं। अब वो औरत यास्मीन अख्तर जो कि नानी है उस बच्ची की, वो ये अलेज करती है कि जो बच्ची है वो लेके गए हैं उनके जो बाप हैं, वो इनके डेरा पे जो सेनेटर है सरफराज भुट्टी, और उसके बाद पुलिस ने अदालत के वारंट जारी हुए। अदालत ने SHO को, मुतलका SHO को हुक्म दिया, SHO ने उसके ऊपर जाकर कार्रवाई की। पूरा जो कोयटा की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वो बच्ची बादयाब ना हुई और वो बच्ची आज तक सेनेटर सरफराज भुट्टी के घर पर है और वो उसकी बुनियाद पर उसको अपने घर में रखे हुए हैं। और ये भी सुनने में आया था कि वो उस मासूम बच्ची को अपने घर में वो काम काज के लिए, क्योंकि वो जो तवक्कुल अली था वो भी मुलाजिम था सेनेटर सरफराज भुट्टी का, और वो बच्ची भी घर के काम काज करती है। और यही दुख है नानी को कि बच्ची की जो तालीम और तरबियत थी, बच्ची का जो मुस्तकबिल था वो तबाह हो जाएगा और उस बच्ची को अपने छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सेनेटर सरफराज भुट्टी की तरफ से। अब सेनेटर सरफराज भुट्टी के जो वकला हैं उनका ये मौक़िफ़ आया था कि ये बाप और बेटी का मामला है और बाप और बेटी के मामला पर जो बच्ची है उसको उसका बाप लेकर गया है, तो ये अगवा का केस नहीं बनता। ये बेसिकली उनका डिफेंस है। उसके ऊपर जब सेशन अदालत ने जो फ़ैसला दिया, हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने फ़ैसला दिया और अब जो उनकी इंटरम बेल की दरख्वास्त खारिज हुई है उसके ऊपर एक ही बात लिखी गई है
बाप होना एक अलग बात है, लेकिन अगर बच्ची की कस्टडी नानी और माँ के पास थी तो बाप को वो कस्टडी हासिल करने के लिए कानूनी प्रोसेस इस्तेमाल करना चाहिए था। जब एक मामला अदालत में था और अदालत ने बच्ची की कस्टडी नानी और उसकी माँ को दी हुई थी, और जो बाप है उसको सिर्फ इतना हक दिया हुआ था कि वो छोटी बच्ची है और वो उसकी देखभाल नहीं कर सकता, तो वो उससे मिल लिया करे, महीने में 1 बार 2 बार जो मिलने का शेड्यूल है वो तय कर दिया गया था। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स बाप है और उसकी शफकत है और वो सारी चीज़ें मानने वाली हैं, वो नेचुरल गार्डियन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अदालत से बच्ची को अगवा करना और बग़ैर विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ आप उसको वहाँ से लेके जाते हैं और किसी के डेरे पर छोड़ आते हैं, और कोई वहाँ का वडेरा इसमें मुलव्वस होता है जो अपने मुलाजिम की हेल्प करता है, उसको असिस्ट करता है, तो ये गैर कानूनी इक़दाम है और अगवा की डेफिनेशन में ये आता है। सिर्फ बाप होने की वजह से उसको मुआफ़ी नहीं मिल सकती, उसने कानून के प्रोसेस को अब्यूज़ किया है और बड़े लोगों को, जो वहाँ के बड़े ताकतवर लोग हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए और उनकी मदद लेते हुए इन्होंने ये एक घिनौना खेल खेला है। अब वो 10 साल की बच्ची है, उसका क्या मुस्तकबिल है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो 10 साल की बच्ची अब बाप के साथ उसकी एफिलिएशन नहीं हो सकती, वो अपनी वालदा के साथ, नानी के साथ, क्योंकि जहाँ पे वो रहती है तो इस एज की जो बच्ची है उसकी एफिलिएशन उसको ज़रूरी है, किसी भी माँ या नानी या दादी की जो केयर है उसकी ज़रूरत होती है। ऐसे मामले में अदालत ने कहा कि इसका हक नहीं बनता दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर। जब काजी अमीन साहब से कहा गया, कामरान मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ भी उनका बड़ा वो लीडर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, और साथ उनका बहुत ज़्यादा गहरा तल्लुक़ है नवाज़ शरीफ लोगों के साथ और आसिफ ज़रदारी लोगों के साथ। और कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो NFC अवार्ड को चैलेंज किया गया था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, वो भी कामरान मुर्तज़ा साहब चैलेंज करने वाले थे। और जब ये मामला हुआ था आपका जो बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन का मामला था, इसको भी चैलेंज करने वाले और इसके ऊपर भी आवाज़ उठाने वाले कामरान मुर्तज़ा थे। ये एडवोकेट है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सेनेटर सरफराज बुगटी को रिप्रेजेंट किया है। काजी अमीन साहब ने कहा है, जब उनको बताया गया कि अगर मुलज़िम को अबूरी ज़मानत ना दी गई तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, अदालत ने कहा इनको कौन गिरफ़्तार कर सकता है, 6 माह हो गए आज तक तो किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, अब इनको किस चीज़ का ख़तरा है। अब आप देखें, अदालत को भी पता है कि ये इतने ताकतवर लोग हैं, ये गिरफ़्तार हो ही नहीं सकते, इनको पुलिस गिरफ़्तार कर ही नहीं सकती। जब पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकती तो वो ओरिजिनल केस कैसे बना सकती है, वो ओरिजिनल स्टोरी FIR में कैसे लिख सकती है, वो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकती है, वो मासूम बच्ची किस हाल में है, कैसे है। आज तक 6 माह में तो उसको रिकवर नहीं करवाया गया कि अदालत एक दफ़ा उस बच्ची को बुला के देख तो ले कि वो किस हालत में है, वो किस कर्ब में गुजर रही है, क्या उसके साथ कोई मुशक्क़त करवाई जा रही है, कोई ज़बरदस्ती उसके साथ काम करवाया जा रहा है, वो एक दफ़ा उसको देख तो लिया जाता। लेकिन आज तक उस बच्ची का कोई इल्म नहीं है और जो मुल्ज़मान हैं वो इसी तरीके से अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, पुलिस उनको पकड़ती नहीं है, पुलिस उनको हाथ नहीं लगाती। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इनको किस चीज़ की अबूरी ज़मानत की ज़रूरत है, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है, इनको तो कोई गिरफ़्तार नहीं करता। और साथ जो ऑनरेबल बेंच था उन्होंने अदालत सरफराज बुगटी से ये कहा कि आप असर व रसूख रखने वाले आदमी हैं, आप बच्ची को उसका जो अगवा है और बच्ची की जो रिकवरी है उसके ऊपर मेहनत करें और बायाब करवाएं बच्ची को और इस मामले को वाइंड अप करें। अब मुझे एक सवाल का जो हमारे मीडिया के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, कल मैं जियो को भी सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे कि बच्ची का मामला है, बाप का मामला है और ऐसे FIR हो गई है और उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई है। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर बच्ची का मामला है और सेनेटर सरफराज बुगटी बहुत ताकतवर आदमी है अपने हल्का में, अगर बच्ची का मामला है और बच्ची इनके पास है, अगर FIR की स्टोरी सच भी मान लेते हैं और वो जो बाप है बच्ची का तवक्कल अली वो इसका मुलाजिम है या इसका कोई असर व रसूख है इसका उस आदमी के ऊपर, तो बच्ची को रिकवर करवा दे, अदालत में ख़ुद पेश करवा दे और अपना मामला ख़त्म करवा दे, अगवा का पर्चा ख़त्म करवा दे। क्योंकि इतना जो ये अपने आप को बचाने के लिए कभी सेशन कोर्ट जाता है, कभी हाई कोर्ट जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो अगर इतना ही ये मामला आसान है और इतना ये मामला
जो आम सा मामला है, तो फिर वो बच्ची को रिकवर करवा दें, बात ख़त्म हो जाएगी, केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो बच्ची को रिकवर भी नहीं करवा रहे और 6 माह हो गए उनको कोई गिरफ़्तार भी नहीं करता, कोई कार्रवाई भी नहीं करता, वो नानी बेचारी जिसने अदालत में जाकर बच्ची को पेश किया था और अदालत को दिखाया था कि बच्ची मेरी कस्टडी में है, और अदालत ने कानूनी तौर पर कस्टडी बच्ची की नानी को दे दी थी, उसके बाद 6 माह हो गए वो धक्के खा रही है और कोई उसको बताने वाला नहीं है। और जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से बच्ची हासिल कर ली है, वो बच्ची को उसकी एजुकेशन, उसकी सारी चीज़ें सवालात उठते हैं। और फिर जिस तरीके की सोसाइटी है और जो वहाँ के छोटे तबके के लोग हैं, वहाँ बच्चियों को वैसा नहीं पढ़ाया जाता, तो ऐसे में बच्ची का मुस्तकबिल ख़तरे में है। बच्ची की कोई खैर खबर अदालतों में या मीडिया के सामने नहीं आई। सरफराज भुट्टी साहब अगर ये चाहते हैं कि उनके ऊपर ये जो दाग लगे वो उसको धो दें और वो अपनी सियासत को ख़राब नहीं करना चाहते, तो फिर बच्ची को खुद कोशिश करें। वज़ीर दाखिला रहे हैं, इस वक्त हुकूमत उनकी है, एक बच्ची उनको, क्या वो इतना ताकतवर आदमी है तवक्कुल अली जिसने अपनी बच्ची को कहीं छुपा कर रखा हुआ है और जिसका इल्म ही नहीं है, या वो मिल ही नहीं रही, या वो किसी के नॉलेज में ही नहीं है? ऐसी बात नहीं है, यह सिर्फ हठधर्मी है इन लोगों की। इन लोगों का कानून को ये अपने घर की लौंडी समझते हैं। ये समझते हैं कि कानून जैसे उसको ये मोल्ड करेंगे वो वैसा हो जाएगा। इनकी ये मेरे ख्याल में ये नासमझी है। अगर कानून इतना कमज़ोर होता तो 6 माह से ये धक्के ना खा रहे होते ज़मानतों के लिए, और ज़मानतों के लिए भीख अदालतों से ना मांग रहे होते। और अब जब एडिशनल सेशन जज कोयटा ने उनके जो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर दिए हैं और कह दिया है पुलिस से कि उनको गिरफ़्तार करें, और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको ज़मानत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को जो मुलतवी कर दिया है, तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी उसके ऊपर अदालत से ही उसको सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को केस है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर। तो मुझे ये लगता है कि जब दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज होगी तो वहीं से मुलज़िम गिरफ़्तार हो जाएगा। अब हमारा सिस्टम ये है कि जब सेशन कोर्ट से तो चल जाता है, लेकिन जब हाई कोर्ट में किसी मुलज़िम को पेश किया जाता है अबूरी ज़मानत पर और वो खारिज हो जाती है, तो क्योंकि मौके पर फैसला सुनाया जाता है और मुलज़िम अदालत में मौजूद होता है, तो फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया होता है उस मुकदमे का, वो गिरफ़्तार कर लेता है। लेकिन वो हाई कोर्ट से भी बेल उसकी खारिज हुई, उसको किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट में मुझे ये लगता है कि 14 जुलाई को अगर उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो जाती है, जिसके बहुत कवी इम्कान है, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर बेगुनाह है तो कोशिश करके बच्ची को रिकवर करवा देते, तो जिसकी वजह से अदालतें उनकी बात को मान नहीं रही या अदालतें उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो मुझे ये लगता है कि 14 जुलाई को उनकी दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगी और अदालत के अहाता से गिरफ़्तार हो जाएंगे। और गिरफ़्तार होने के बाद फिर सेनेटर साहब को सेनेट याद आएगा जब वो जेल में जाएंगे, और फिर उनको ख्याल आएगा कि मासूम लोगों के साथ और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर वो बड़े असर और रसूख वाले थे तो वो दोनों पार्टियों को बिठाकर इस मामले को पैचअप की तरफ ले जा सकते थे, क्योंकि वो वहाँ के वडेरे हैं। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ बदमाशी की है। उन्होंने कहा है कि अदालतें, फैमिली अदालतें क्या होती हैं, सिविल अदालतें क्या होती हैं, अदालतों के फैसलों को हम नहीं मानते। अगर अदालत ने बच्ची नानी को दी है, उठाओ बच्ची और ले आओ, हमसे कौन पूछ सकता है। तो अब हालात वो नहीं रहे, अब सोशल मीडिया का दौर है, और अब हर वो शख्स ये चाहता है कि जिसके साथ जो भी मामला हो, ये हमारा कानून कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जिसके साथ जो भी मामला हो, आर्टिकल 4 कहता है कि जो हकूक़ हैं सिटीज़न्स के, उनको कानून के मुताबिक डील किया जाए। और कानून के मुताबिक डील करने के लिए ज़रूरी है कि वो यास्मीन अख्तर को भी इंसाफ मिले, और इन लोगों ने जो जुल्म किया है और जो कानून के साथ खिलवाड़ खेला है, इनको ये जेलों में जाएं और इनको सज़ा हो। अब अगले आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी इस केस के हवाले से डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।